हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है The African Standby Force acts under the direction of the अफ्रीकी स्टैंड बाई फोर्स किसके निर्देशन में कार्य करती है? ए यूएनएससी है, बी नाटो, सी अफ्रीकन यूनियन के, या डी यूएन मिशन फॉर अफ्रीका के। बताइए कि अफ्रीकन स्टैंड बाई फोर्स किसके डायरेक्शन में काम करती है। आपको ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ए बी सी डी में से। क्या यूएनएससी होगा, क्या नाटो होगा, क्या अफ्रीकन यूनियन होगा, या यूएन मिशन फॉर अफ्रीका? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अफ्रीकन स्टैंड बाई फोर्स अफ्रीकन यूनियन के निर्देशन में कार्य करती है। ये फोर्स इंटरनेशनल है और कॉन्टिनेंटल अफ्रीका की है। इसका काम है पीस बनाए रखना। ये अफ्रीकन यूनियन के डायरेक्शन में काम करती है। और ये इसका यूज़ कहाँ होता है, ये कहाँ डिप्लॉय की जाती है? ये डिप्लॉय तब की जाती है जब अफ्रीका में कोई क्राइसिस चल रहे हों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अडीस अबाबा इथोपिया में है। और ये एस्टैब्लिश कब हुई थी फोर्स? इस फोर्स की स्थापना 2003 में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द G20। आपको बताना है कि G20 के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। A. Now G20 summit are attended by the finance ministers and central bank governor of the member countries only. अब G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। सेकेंड, इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट। भारत किसी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कभी नहीं किया। थर्ड, इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम दी वर्ल्ड। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। अब बताइए कि G20 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, या थर्ड एंड सेकेंड, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आप स्टेटमेंट वाइज देखा करिए। सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, क्या कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में केवल सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। ये बात G20 के बारे में बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है? इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट। भारत ने किसी भी G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कभी नहीं की। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अभी तक भारत ने G20 को कभी नहीं होस्ट किया है, पर अपकमिंग ईयर्स में 2022 में इंडिया G20 समिट होस्ट करेगा। थर्ड है कि इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। ये बात बिल्कुल गलत है। G20 का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। G20 का काम है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड में फैला सके, उसको भी प्रमोट कर सके। लेकिन उसका काम, मुख्य उद्देश्य उसका गरीबी को खत्म करना नहीं है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट G20। G20 में कितने नेशंस हैं?
देखिए 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ये कब बना था? 1999 में। और इसमें मेंबर कंट्रीज देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी इसका मेंबर है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ऐसे कई नेशंस। इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। और G20 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और ये साल में 2 बार इसमें फाइनेंस मिनिस्टर सारे नेशंस के और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, What do proponents of neoliberalism think about development? नव उदारवाद के समर्थक विकास के बारे में क्या सोचते हैं? A. Development is basically random. विकास मूल रूप से यादृच्छिक है। B. Development is matter of culture. विकास संस्कृति का विषय है। C. Development is best accomplished using the free market. मुक्त बाजार का उपयोग करके विकास को पूरा किया जाता है। D. Development is the state's responsibility. विकास राज्य की जिम्मेदारी है। अब आपको नव उदारवाद के विचार के हिसाब से बताना है कि विकास को वो क्या मानते थे, उनके विकास के बारे में क्या विचार थे। A, B, C, D में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपने न्यू लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। न्यू लिबरलिज्म फ्री मार्केट पर बहुत ज़्यादा फोकस थी। फ्री मार्केट ट्रेड को इनका विचार था कि इसे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो सके, वो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल उस पर बन सके, पब्लिक सेक्टर से ले लिया जाए। और इनका जो मेन विचार था कि हम विकास को पा सकते हैं सिर्फ मुक्त व्यापार के जरिए, जहां पर मार्केट्स बिल्कुल फ्री होंगी, उन्हें कंट्रोल नहीं करेगी, पब्लिकली वो कंट्रोल नहीं होंगे, वो प्राइवेटली कंट्रोल किए जाएंगे। ये नियोलिबरलिज्म के विचार थे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है कि मुक्त बाजार का उपयोग करके विकास को पूरा किया जाता है। ये नियोलिबरलिज्म के थॉट हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट स्टैलिनिज्म? मार्केट स्टालिनवाद क्या है? ए, शटिंग डाउन फ्री मार्केट लाइक स्टालिन वुड, स्टालिन जैसे मुक्त बाजार को बंद करना होगा। बी, द कपलिंग ऑफ कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म स्पेसिफिक टू चाइना, साम्यवाद और पूंजीवाद का युग्म चीन के लिए विशिष्ट है। सी, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूएस इकोनॉमिक रिलेशन विद चाइना, यह शब्द चीन के साथ अमेरिका के आर्थिक संबंधों का वर्णन करता है। या डी, नन ऑफ दीज। अब बताइए कि मार्केट स्टालिनवाद क्या है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवाद और पूंजीवाद का युग्म चीन के लिए विशिष्ट है। स्टालिनिज्म से आप क्या समझते हैं? स्टालिनवाद से, स्टालिनवाद का मतलब है वो आइडियोलॉजी, वो पॉलिसी जो स्टालिन ने अडॉप्ट की थी और जो कि सेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड थी, टोटलिटरिज्म पे बेस्ड थी, ये उसके विचार थे। और वो कम्युनिज्म को भी बहुत फेवर करता था। और ये आप एग्जैक्ट वर्ड मार्केट स्टालिनिज्म आपको कहाँ मिलेगा? ये एंड्रे ह्यूबर्ट की बुक है पॉलिटिक्स, उसमें ये वर्ड मेंशन है। अब ये चाइना में दोनों ही चीज़ों पर काम है, एक कम्युनिज्म पर भी और एक कैपिटलिज्म भी। कम्युनिज्म तो उनकी विचारधारा है और कैपिटलिज्म भी है, जहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम और जो बिजनेसेस हैं उनको इंडिविजुअल्स ओन करेंगे, स्टेट नहीं। और कम्युनिज्म है कि जहाँ पर स्टेट कंट्रोल करेंगे ऑल दी फैक्ट्रीज और सर्विसेज। इसलिए मार्केट स्टालिनवाद का प्रयोग चाइना के लिए किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ यूएन ECOSCOC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड?
ECOSOC यूएन के किस अध्याय में स्थापित किया गया है? इसका अर्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यूएन का है, आपको बताना है कि किस चार्टर में, यूएन में, उसके तहत इसको स्थापित किया गया है। A 5th, B 7th, C 10th या D नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं, किसी और चार्टर के तहत इसकी स्थापना की गई है। इसे हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब बताइए कि किस चार्टर के तहत, किस अध्याय के तहत इसे स्थापित किया गया था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चार्टर 10th के तहत संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना 1945 में की थी। ये यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं उनमें से एक ये भी है, और इसको 2 बार अमेंड किया गया है, एक 1965 और एक 1974 में। 1965 में क्या किया गया कि इसमें मेंबर 27 कर दिए गए इसके, और 1974 में इसके मेंबर 54 कर दिए गए। 18 से 54 मेंबर इसमें हो गए। इसकी मेंबरशिप मिलती कैसे है? देखिए, इसमें मेंबरशिप देने के लिए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिवाइड किया गया है, जिसमें कि 14 सीटें अफ्रीका को मिलेंगी, 11 सीटें एशिया को, और 6 सीट ईस्टर्न यूरोप को, और 10 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन नेशंस को मिलेंगी। अब इनके मेंबर चुने कैसे जाते हैं? 3 साल के लिए उन्हें जनरल असेंबली चुनती है, पर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उनमें से 4 के तो मेंबर हमेशा इसमें रीइलेक्ट होते रहते हैं, क्योंकि वो फंड प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। इस काउंसिल का काम क्या है? देखिए, इस काउंसिल में ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन, सोशल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में इन सारे मानवाधिकार, जनसंख्या, सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इसकी स्थापना चार्टर 10 के तहत की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रांसिस फुकुयामा मीन बाय द एंड ऑफ हिस्ट्री? फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास के अंत से क्या तात्पर्य है? ए, द ट्रियम्फ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म, अर्थशास्त्र और राजनीतिक उदारवाद की विजय। बी, कन्वर्जेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच रूपांतरण। सी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का अंत। या डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए कि फ्रांसिस फुकुयामा का इतिहास के अंत से क्या मतलब है? ए, बी, सी, डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द ट्रियम्फ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये फ्रांसिस फुकुयामा के एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है। उन्होंने एक एस्से लिखा था जिसका नाम था, वो बुक के कलेक्शन के रूप में, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? ये एंड ऑफ हिस्ट्री का जो मतलब है कि अर्थशास्त्र और राजनीतिक उदारवाद की विजय हुई है। देखिए, एक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा था उस समय ईस्ट और वेस्ट के बीच में, वो ओवर हो चुका था, और वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी उसमें जीत गई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन टूट चुका था। और इनके अकॉर्डिंग फाइनली अब ह्यूमन गवर्नमेंट का फॉर्म होगा, और डेमोक्रेसी के लिए रास्ता वहाँ से खुल गया। इसीलिए इन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द 4 स्टेट्स दैट हैव नेवर साइन द एनपीटी ट्रीटी? इनमें से कौन से 4 राज्यों ने एनपीटी संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ए, ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, सीरिया। बी, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड साउथ सुडान। सी, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड साउथ सुडान। या डी, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड बोस्टवाना। बताइए कि ए, बी, सी, डी में से कौन से वो 4 नेशंस हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
बताइए। देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ सुडान ने एनपीटी पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यहाँ पर नेवर साइंड का इसलिए यूज किया गया, अगर आप देखेंगे कि नेवर साइंड अभी तक जिसने नहीं किए तो ये 4 हैं, पर साइन करके विड्रॉ कर लिया हो ऐसा भी एक नेशन है, वो है उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी पर 1985 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वापस वो वहां से निकल आया उस ट्रीटी से 2003 में। लेकिन ये 4 ऐसे नेशन हैं जिन्होंने एनपीटी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब देखिए ये एनपीटी ट्रीटी ओपन हुई थी साइन के लिए 1968 में, और इफेक्टिव कब से हुई, प्रभावी कब से हुई, 5 मार्च 1970 से। इस एनपीटी ट्रीटी के अंदर 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ये ट्रीटी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए हुई थी और कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, ये 2 मेन एम एनपीटी के थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एससीओ। एससीओ के बारे में कौन सा कथन सही है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको बताना है कि एससीओ के बारे में कौन सा कथन सही है। ए, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। सेकेंड, ऑल द मेंबर्स आर मोनार्कीज, सभी सदस्य राजतंत्र हैं इस देश में, इस ग्रुप में। सॉरी, आपको बताना है कि एससीओ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ओनली ए, बी या केवल बी सही है, या सी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट बताइए कि एससीओ के बारे में सही है। क्या एससीओ की स्थापना 1982 में हुई थी? क्या इसके सारे सदस्य राजतंत्र हैं? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि 1982 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया 2001 में, और ये फोर्स में इंटर्ड हुआ जब से इसने काम करना शुरू किया 2003 में। इस तरह फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स आर मोनार्चीज, सभी सदस्य राजतंत्र हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अब एससीओ का मेंबर तो भारत भी है, भारत में राजतंत्र तो नहीं है किसी भी तरह का। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं एससीओ के? 8 देश हैं इसमें। कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। टोटल 8 नेशंस इसके मेंबर हैं। एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन एंड चाइनीज। और एससीओ देखिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि वो पीस और सिक्योरिटी को और स्टेबिलिटी को उस पूरे अपने रीजन में मेंटेन रख सके, इसलिए एससीओ की स्थापना की गई थी। इसके पहले एससीओ संघाई 5 ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें उतने नेशंस नहीं थे, वो 5 ग्रुप्स था। बाद में और नेशंस ऐड हुए और ये एससीओ इसका नाम बदल करके एससीओ हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। None of the above statements are correct about संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन के बारे में दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं और बुक्स दी हुई है। आपको बताना है कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। अलेक्जेंडर वेंट हैं, जॉन मेर्समायर हैं, सी हेडली बुल हैं, डी किशिंगर हैं। इनकी ये सारी फेमस बुक्स हैं, आपके एग्ज़ाम में ये पहले आ भी चुकी हैं और आ भी सकती हैं, और ये सब इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं आईआर के लिए।
द एनार्कियल सोसाइटी, सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। आप एक एक करके इनको मैच कराइए कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अलेक्जेंडर वेन को। इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 1999 1999 में ये बुक पब्लिश हुई थी। जॉन मर्समायर की बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। कब पब्लिश हुई? 2001 में। हेडली बुल की बुक है द एनार्कियल सोसाइटी। कब पब्लिश हुई थी? 1977 में। फिर लास्ट है किशिंगर, और एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, इनकी बुक है डिप्लोमेसी। कब पब्लिश हुई थी? 1994 में। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एनार्कियल सोसाइटी का ईयर ऑफ पब्लिशिंग 1999 है। सोशल थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का 1999 है, और द एनार्कियल सोसाइटी 1977 में हेडली बुल ने लिखी थी, और डिप्लोमेसी 1994 में किशिंगर की बुक है और पब्लिश ये हुई थी। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी? निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने ओपन डोर नीति को अपनाया? ए जर्मनी, बी यूरोपियन यूनियन, सी यूएसए या डी जापान। बताइए कि किस राष्ट्र ने ओपन डोर नीति को अपनाया था। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका ने ओपन डोर नीति को अपनाया था। कब अपनाया था? 1899 से 1900 के बीच में ये नीति अमेरिका द्वारा अपनाई गई थी। सबसे मेन रोल इसमें था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिनका नाम था जॉन हे। उन्होंने ही इस पॉलिसी को क्रिएट किया था, जिसमें यह था कि एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका, चाइना, जापान और कुछ यूरोपीय देश थे इनके बीच में, और ये था कि हम बराबर का व्यापार चाइना से करेंगे या चाइना में करेंगे, क्योंकि यूएस एक अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था चाइना के साथ व्यापार करने में। तो इस पॉलिसी से यूएसए को ये आसान हो गया कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो उसका कॉमर्स का काम है वो चाइना में इस पॉलिसी के तहत हो सकता है। और यूएस को इससे ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई। इससे उसने अपने मार्केट को पूरी तरह से एक्सपेंड कर लिया। इसीलिए ओपन डोर पॉलिसी को अमेरिका ने अपनाया था एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तरह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ साउथ एशिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का हिस्सा है? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। बताइए कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से नेशंस इनमें से आते हैं? केवल फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल सेकेंड एंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, या फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है। बताइए कि कौन से नेशन साउथ एशिया में आते हैं, दक्षिण एशिया में। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। भूटान, मालदीव, श्रीलंका साउथ एशिया में आते हैं, म्यांमार नहीं आता। और कौन कौन से नेशन आते हैं? देखिए, श्रीलंका हो गया, भूटान भी आता है, मालदीव इसमें मेंशन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान, और हमारा भारत भी आता है। लेकिन इसमें सिर्फ 4 नेशंस मेंशन थे, तो इनमें से 3 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये साउथ एशिया में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1972
हु वॉज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 1972 में पाकिस्तान का सेना प्रमुख कौन था? मेनली देखिए ये वॉर 1971 में हुआ था। तब आप बताइए कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जनरल कौन थे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे? जनरल अयूब खान, जनरल यहान खान, जनरल परवेज मुशर्रफ या फिर नन ऑफ दी अबव? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आर्मी चीफ कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनरल यहान खान। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना उस समय ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। दक्षिण एशिया के सभी देशों में एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। सेकेंड, ओनली श्रीलंका एंड इंडिया हैव सक्सेसफुली ऑपरेटेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। केवल श्रीलंका और भारत ने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के बाद से एक लोकतांत्रिक प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालित किया है। बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, फर्स्ट और सेकेंड में से। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारे नेशन यहाँ पर जो साउथ एशिया में आते हैं उनमें एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। भूटान भी आता है, भूटान में तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो नेशन दक्षिण एशिया में हैं उनमें एक ही तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है कि श्रीलंका और इंडिया ने वाकई में एक लोकतांत्रिक प्रणाली आज़ादी के बाद सफलतापूर्वक संचालित की। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में अनसक्सेसफुल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको 4 इवेंट्स दिए हैं, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण। सेकेंड है फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर, बर्लिन की दीवार का गिरना। थर्ड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ का विघटन। फोर्थ है रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति। इनको ईयर वाइज आप लगाइए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, कब रूसी क्रांति हुई, कब बर्लिन की दीवार गिरी, सोवियत संघ कब टूटा। ये तो आपको आना चाहिए, बहुत आसान है। ये सारे ही इवेंट्स बहुत फेमस हैं आईआर के पर्सपेक्टिव से। देखिए रशियन रेवोल्यूशन सबको पता है 1917, और सोवियत यूनियन टूटा कब, 1991 में, 1991 में। बर्लिन की दीवार कब गिरी, 1989 में। देखिए अब बर्लिन की दीवार में पूरा ये इंसिडेंट हुआ क्या था। देखिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो जर्मनी को बांट लिया। किन नेशंस ने, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ने, यूएसएसआर और फ्रांस ने, जिसमें कि ईस्ट जर्मनी को यूएसएसआर ने रख लिया और वेस्ट जर्मनी को यूके, यूएस, फ्रांस ने। और इस पूरे वॉर का एक कारण था जो ये दीवार खड़ी की गई, इसके पीछे कारण ये था कि जो ईस्ट जर्मनी के लोग थे वो वेस्ट जर्मनी जाना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में एक तानाशाह सरकार चलने लगी थी। यूएसएसआर ने उस सरकार को अपॉइंट किया था ना, वहाँ पर तानाशाही चल रही थी। और वेस्ट जर्मनी में एक अच्छा विकास हो रहा था, डेमोक्रेसी थी, इसलिए लोग वहाँ लगातार भारी भारी संख्या में लोग वहाँ जा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे इसी वजह से। और वो बर्लिन के रास्ते जा रहे थे और इसी वजह से बर्लिन में दीवार को खड़ा किया गया। किस साल, 1961 में। लेकिन ये दीवार टूटी कब, 1989 में। फर्स्ट है कि सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान, सोवियत आक्रमण किया अफगानिस्तान पर कब, 1979 में, क्योंकि 1978 में सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद में जब अफगानिस्तान में वहाँ पर जो मुजाहिदीन लोग थे वो सरकार के खिलाफ वार कर रहे थे, एक दंगा फैला रहे थे, इस वजह से सोवियत यूनियन ने अपनी दोस्ती जो उन्होंने संधि की थी उसको निभाया और वो अफगानिस्तान में वॉर के लिए गया। तो अब इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया,
देखिए इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो है ऑप्शन ए। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 और यूएसएसआर कब टूटा 1991 में, बर्लिन वॉर कब गिरी 1989 में, और सोवियत इन्वेंशन हुआ 1979 में। सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण हुआ, और फिर बर्लिन की दीवार टूटी, और फिर सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इन्वेंशन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। आपको बताना है कि यूएन ने इराक पर जो ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया, इसमें इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएसए इन्वेंशन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम वॉज। इराक के, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र नहीं, यहाँ पर अमेरिका होगा। इराक के अमेरिका के आविष्कार का उद्देश्य कोड का जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी स्वतंत्रता, ये क्या था, ये अमेरिका ने क्यों किया था इराक के ऊपर, यहाँ पर आपको ये बताना है। ए है टू कोलोनाइज इराक फॉर इकोनॉमिक गेन्स, इराक को आर्थिक लाभ के लिए उपनिवेश बनाना। बी टू कंपेल द कंट्री टू एग्री विथ यूएस एस्टेब्लिशमेंट बेसिस विद इन इराकी टेरिटरी, इराकी क्षेत्र के भीतर अमेरिकी स्थापना ठिकानों से सहमत होने के लिए देश को मजबूर करने के लिए। या सी टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने के लिए। बताइए कि अमेरिका ने जो इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था वो क्या था। ABCD में से करेक्ट क्या होगा। बताइए कि अमेरिका ने इराक पर जो इन्वेंशन किया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्यों किया था। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर अमेरिका है। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट इराक फ्रॉम डेवलपिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने के लिए। ये ऑपरेशन अमेरिका ने कब चलाया था 2003 में, जिसमें अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी, एक पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया था सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था बहुत भारी मात्रा में, और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को उससे सहयोग भी दे रहा था। इसी वजह से USA ने इराक पर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे USA के? प्रेसिडेंट थे उस समय जॉर्ज बुश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। A USA में, B ब्रिटेन में, C कनाडा में, या D फ्रांस में। बताइए G20 के बारे में अगर आपने शिखर सम्मेलन उसका थोड़ा सा भी, अगर आप सारे शिखर सम्मेलन तो आपको लर्न करना थोड़ा टफ है, पर अगर आपने पहले और या लेटेस्ट में जो साल है उस समय G20 समिट कहाँ हुई ये आपके लिए जानना जरूरी है। IR में या तो फर्स्ट आ सकता है या तो लास्ट, और कभी कभी तो 2-3 साल पीछे का भी आ जाता है। 16 का 15 का भी क्वेश्चन आए हैं 19 में, इसलिए आप इसे भी थोड़ा सा फोकस करके पढ़िए। एटलीस्ट कुछ समिट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो उन्हें आप लर्न कर लीजिए। अब बताइए कि पहला शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ हुआ था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका में G20 का पहला शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन में हुआ था। कब? 2008 में। उसका टॉपिक क्या था? 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर 2009 में भी G20 की बैठक हुई जो कि यूके में हुई थी, और 2018 में ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुई थी, और 2019 में ओसाका जापान में G20 समिट
हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज लेबनश्रम? लेबनश्रम क्या है? A living space that is Aryan Germans must expand eastward and fulfill its racial and historical destiny as the fittest race. रहने की जगह यानी आर्य जर्मन को पूर्वी दुनिया का विस्तार करना चाहिए और नस्लीय दौड़ के रूप में अपने नस्लीय और ऐतिहासिक भाग्य को पूरा करना चाहिए। बी, प्लेस वेयर हिटलर्स टारगेट्स ऑफ ऑपरेशन कन्वेंट। वह स्थान जहां हिटलर के संचालन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सी, द बिलीव दैट आर्यन जर्मन्स आर द मोस्ट सुपीरियर रेस। यह धारणा कि आर्य जर्मन सबसे श्रेष्ठ नस्ल हैं। बताइए कि लेबनश्रम क्या है? ए बी सी डी, नन ऑफ दी अबव, या कुछ और है लेबनश्रम। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तब आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए इसे अपनाया गया था एक फॉरेन पॉलिसी के तौर पे, किसके द्वारा? नाजी के द्वारा। कि हमें, हिटलर का मानना था कि हमें जो ईस्टर्न यूरोप के एरियाज हैं उनको हमें कॉन्कर्ड करने की ज़रूरत है और उन्हें हम अपने एरियाज़ में अगर हम मिला लेंगे, एक इतने बड़े फिजिकल स्पेस को अगर हम अपने में ऐड कर लेंगे और एक बड़ी जनसंख्या, अच्छी खासी जनसंख्या हमारे कंट्रोल में आ जाएगी और फिर हम उस सारी जनसंख्या, सारे प्लेसेस का हम अपने लिए उसका इस्तेमाल करेंगे ग्रो करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर हमें देखिए फूड सप्लाई, रॉ मटेरियल सब कुछ हमें उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने इसे अपनाया था कि कैसे यूरोप पर अटैक करके जर्मनी को बड़ा कर दिया जाए। और अब अगर उन्हें वो लैंड भी मिल गई तो वो उस लैंड का यूज़ युद्ध के लिए भी कर सकेंगे। और इस लेबनश्रम शब्द को हिटलर ने अपनी बुक मेन काम्प में मेंशन किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। और अगर आपको कोई डाउट है तब आप कमेंट में उसे भी ज़रूर मेंशन करिए और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो जीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपना स्कोर मेंशन करिए। हर यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड है। इसलिए आप उन सारे क्वेश्चंस को जा करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर मेंशन करिए। आप अपने आप को खुद एनालाइज कर पाएंगे कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, अगर आप उसे प्रेस कर देंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।